हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर इंडिया के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का ऐलान, 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। बुजुर्गों, हेल्थ कर्मियों को दी जाएगी बूस्टर डोज। राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, बूस्टर डोज को लेकर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने मेरा सुझाव मान लिया। आज जालौन दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, उरई से मिशन बुंदेलखंड को देंगे धार, जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आज कौशांबी और प्रयागराज का करेंगे दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जन विश्वास यात्रा को भी करेंगे संबोधित। असम में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, राजस्थान में 21, गुजरात में 6, महाराष्ट्र में 2 और केरल में ओमिक्रॉन का 1 केस मिला। देश में अब तक 450 से ज्यादा केस आए सामने। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच शनिवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस महामारी को लेकर आगाह किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश के बुजुर्गों, हेल्थ केयर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके अलावा 60 साल के ऊपर के मॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को डॉक्टर्स की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी शुरुआत अगले महीने यानी 10 जनवरी से होगी। पीएम मोदी की तरफ से बूस्टर डोज को लेकर किए गए इस ऐलान की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर तारीफ की। वहीं क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीन शुरू होगी। अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूस्टर डोज के पीएम मोदी के ऐलान को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम फैसला बताया। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बूस्टर डोज देने का ऐलान किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेरा बूस्टर डोज का सुझाव मान लिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि ये सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। जालौन के उरई में रविवार को जिले में पहली बार आ रहे गृह मंत्री अमित शाह उरई की धरती से विधानसभा चुनाव के लिए मिशन बुंदेलखंड को धार देंगे। वो करीब सवा घंटे तक जिले में रहने के साथ ही लगभग 40 मिनट तक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पीएम मोदी और सीएम योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ विरोधियों पर निशाना साधेंगे। जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा बीजेपी नेता कर रहे हैं। वर्तमान में जालौन की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि
टीपी माधवगढ़ से मूल चंद्र निरंजन, कालपी से नरेंद्र सिंह जादौन और सदर सीट से गौरी शंकर वर्मा विधायक हैं। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी भी बीजेपी से ही हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए 26 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा करेंगे। इस दौरान जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए भाजपा अध्यक्ष कई संगठन बैठकें करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नड्डा के उत्तराखंड बीजेपी के नेतृत्व के साथ निर्वाचन क्षेत्रवार विस्तृत चर्चा करने की संभावना है। साथ ही बीजेपी प्रमुख राज्य नेतृत्व की ओर से विभिन्न तरीकों से जमा की गई और एकत्र की गई जमीनी रिपोर्ट पर भी निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नड्डा पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे और राज्य नेतृत्व से फीडबैक लेंगे। उत्तराखंड भाजपा के एक नेता ने कहा कि बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में राज्य में कई कार्यक्रम और अभियान शुरू किए हैं। बीजेपी प्रमुख नड्डा तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सुझाव देंगे। बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि चुनाव से पहले कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें कि अब योगी सरकार माफिया से खाली करवाई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने जा रही है। इसी की शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। यहां माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से प्रयागराज के खुलदाबाद के लूकरगंज इलाके में खाली कराई गई सरकारी जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए बनाए जाने वाले आशियाने के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य के लोगों ने विपक्षी गठबंधन को स्वीकार नहीं किया था और आने वाले चुनाव में भी स्वीकार नहीं करेंगे। योगी ने टिप्पणी परोक्ष तौर पर राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जाने वाले गठबंधन पर निशाना साधा है। वहीं योगी ने कहा है कि अंबेडकर रोड पर कालका गढ़ी चौक पर जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कावड़ यात्रा का विरोध करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में 325 सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंच रहे हैं। जिले में चल रहे मेट्रो के काम की समीक्षा करेंगे। साथ ही 16 एलिवेटेड स्टेशनों का भी भूमि पूजन करेंगे। शहर के चंद्रगुप्त चौराहे पर सबसे पहला मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। मेट्रो के सेकंड पेज में बनने वाले 10.9 किलोमीटर के वाइडस और 16 एलिवेटेड स्टेशनों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओर से किया जाएगा। बता दें कि गांधीनगर से आईएसबीटी तक मेट्रो के बाय डेट के 79 तथा बाकी के 7 एलिवेटेड स्टेशन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी रेल विकास निगम को मिला है। आरवीएनएल ने सुपर कॉरिडोर पर कास्टिंग यार्ड लेकर काम शुरू कर दिया है। सूरत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में रविवार को सुबह 7 बजे शहर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सूरत महानगर पालिका सूडा और जिले के विभिन्न विकास लक्षी प्रकल्पों का शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा। राज्य के सभी नागरिकों के सुखी स्वास्थ्य के साथ तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत सूरत में 26 दिसंबर 2021 को फिट इंडिया फिट गुजरात साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर आयुष ओक के अध्यक्षता में साइक्लोथॉन के एक बैठक आयोजित की गई है। साइक्लोथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन, क्राउड मैनेजमेंट, हाइड्रेशन पॉइंट जैसी कमेटियों का गठन भी किया गया है। रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खुलकर समर्थन किया है। सचिन पायलट ने अभ्यर्थियों की मांग को समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि पायलट ने गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट 2021 में 31,000 की जगह 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्त देने का सुझाव दिया है। वहीं प्रतियोगिता को मांग 31,000 की जगह 50,000 बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्त देने की बात कही है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर चौंकाने वाला बयान दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा है कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। सरकार आगे के बारे में सोच रही है, हम निराश नहीं है। किसान भारत की रीढ़ है। उधर कृषि मंत्री के इस बयान के बाद शाम को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। टिकैत आगरा से जयपुर जाते समय दौसा में मीडिया से बात की। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 कृषि कानून ही रद्द किए हैं, किसानों के अन्य मांगों की भी मांग नहीं मानी जाएगी। मैंने ये कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे, अपरिहार्य कारणों से हम लोगों ने उनको वापस लिया है, लेकिन भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रही। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 कृषि कानून ही रद्द किए हैं। किसान संगठनों की अन्य मांगे अभी नहीं मानी गई हैं। वो शनिवार शाम आगरा से जयपुर जाते समय दौसा कलेक्ट्रेट चौराहे पर रुके। उन्हें पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान टिकैत ने कहा कि सरकार ने अभी केवल किसान बिल वापस लिए हैं। एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि इसे बनाने के लिए कमेटी गठित करने की कवायद चल रही है, लेकिन सरकार की चाल बहुत धीमी है। यदि ऐसा ही रहा तो किसान आंदोलन किसी भी समय फिर से शुरू हो जाएगा। युवा लेखकों को आगे बढ़ाने के मकसद से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम युवा मेंटरशिप योजना में 75 लेखकों का चयन हुआ। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विषय पर आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से इनका चयन किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से 30 साल से कम आयु के युवा लेखकों के लिए छात्रवृत्ति सह परामर्श योजना के लिए 75 लेखकों का चयन हुआ। इनमें से 38 पुरुष और 37 महिलाएं हैं। इसके अलावा 2 15 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि 15 से 20 साल के आयु वर्ग में 16 लेखक हैं। वहीं 21 से 25 साल की आयु वर्ग में 32 लेखक हैं और 25 लेखक 26 से 30 साल के उम्र वर्ग में शामिल हैं। मेंटरशिप के दौरान चयनित लेखकों को 6 महीने की अवधि के लिए हर महीने 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा लेखकों को उनकी पुस्तकों के सफल प्रकाशन पर 10% की रॉयल्टी दी जाएगी। राजस्थान में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ गया है। पूरे प्रदेश में आज इस नए वेरिएंट से 21 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 11 लोग जयपुर के हैं, जबकि 6 अजमेर, 3 उदयपुर और 1 महाराष्ट्र का व्यक्ति है। इन केसों के सामने आने के बाद राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 22 से बढ़कर 43 हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान अब देश में तीसरा सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में 108, दिल्ली में 79 और गुजरात में 43 केस मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जयपुर, अजमेर और सीकर के बाद उदयपुर ओमिक्रॉन केस वाला चौथा जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश में आज कई शहरों में मौसम बदल रहा है। इसी के साथ ही पश्चिमी यूपी के कई शहरों में तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन में यहां बारिश हो सकती है। इसी बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार कल से यहां भी बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके असर से यूपी के कई शहरों में बादल के छाने और बारिश के आसार है। वहीं यूपी में फिलहाल शीतलहर की संभावना तो नहीं है, लेकिन बारिश के बाद मौसम बेहद ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा जनवरी के पहले हफ्ते में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के लिए वायु प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। यूपी के ज्यादातर शहरों में इस समय AQI बहुत खराब है। दिल्ली में ठंड और वायु प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुमान ने जताया है कि 26 से 29 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं, जबकि 28 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तेज हवा चलने और बिजली चमकने की आशंका है। बता दें कि हिमालय इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां करीब 4 दिनों में गंभीर श्रेणी में रहने के बाद राजधानी की हवा में शनिवार को थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, मगर हालात ऐसे हैं कि ये अभी भी बेहद खराब की स्थिति में देखी जा रही है। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में शहर का AQI 430 दर्ज किया गया है। उधर मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गंभीर श्रेणी में है, यहाँ AQI 430 तक पहुंच गया है। देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों ने 26 दिसंबर के लिए पेट्रोल डीजल के नए भाव जारी कर दिए हैं। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव हुए आज 53 दिन हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। बाजारों में कभी कभी सुस्त देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल अचानक तेजी पकड़ ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रविवार को भी कच्चे तेल के भाव में तेजी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $75 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। आज WTI क्रूड की कीमतें $73.79 है, जिसमें पिछले 2 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड की कीमतों से में भी शनिवार की कीमतों के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 86.67 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 94.14 रुपए प्रति लीटर है। जयपुर के ट्राइटन मॉल में एक युवक की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक मॉल की दूसरी मंजिल से सेल्फी ले रहा था। इस दौरान युवक का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी युवती पर जाकर गिरा। युवती की हालात खतरे के बाहर बताई जा रही है। दोनों को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। शिकारपुर शनिवार को थाना संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। थाना संपूर्ण समाधान दिवस में 4 शिकायतें आईं। 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 2 शिकायतों का निस्तारण करने को मौके पर गए हुए थे अधिकारी। शनिवार को शिकारपुर थाना पर समाधान दिवस में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा ने एक करके फरियाद सुनी। सबकी शिकायतें सुनने के बाद उन्हें ये आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान होगा। इस अवसर पर राजस्व कर्मी SSI सुनील कुमार गौतम, कस्बा इंचार्ज रविंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। हाथरस की तहसील सासनी के गांव बिलखौरा कला की मेन सड़क, जो गांव बिलखौरा से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 93 से जुड़ी हुई है, वो पिछले 10 साल से खराब है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारियों को काफी बार अवगत करा दिया, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गांव की सड़क पर ही प्रदर्शन कर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जो सरकार हमारी गांव की सड़क को बनवा देगी, हम उसे ही वोट देंगे, अन्यथा हम सभी ग्रामीण किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी शासन से यही मांग है कि हमारा रोड जो है चुनाव से पहले बन जाए, और अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई भी वोट नहीं डालेगा, दोनों गाँव की जनता कोई भी वोट नहीं डालेगी। सन 2014 में लोकसभा चुनाव में हमारे गांव से 90% वोट भाजपा को मिला था। 2017 में विधानसभा चुनाव में 90% वोट भाजपा को मिला था। 2022 का चुनाव आने वाला है और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी 90% वोट भाजपा को ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सड़क लगभग 12-14 वर्ष से इसी अवस्था में है जिस अवस्था में आज उखड़ी हुई है, और हम इस सड़क को ठीक कराना चाहते हैं। जो हमारी इस मांग को पूरा करेगा वोट हम उसको देंगे। चुनाव से पहले हमारी रोड हो जानी चाहिए, हमारी मांग यही है। खबर इंडिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।